जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की अच्छी तरीक़ा से तैयारी कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफ़िकेशन उसको सबसे पहले मिले। दोस दोस्तों इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, जो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों आज मैं आपका थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ कि हम मुगल साम्राज्य में क्या-क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने बाबर के बारे में जाना था, फिर उसके बाद बाबर का जो पुत्र था हुमायूँ के बारे में जाना था, फिर दोस्तों अकबर के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था। अकबर के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा था इसका जो बड़ा लड़का था, बड़ा पुत्र था दोस्तों, बड़ा पुत्र इसका दोस्तों जहांगीर था और इसके जो 2 पुत्र थे दानियाल और मुराद। जब दोस्तों जहांगीर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है तो इस इसके इसका विद्रोह इसका पुत्र करता है जिसका नाम है शाहजहाँ। खुसरो दोस्तों इसका पुत्र था खुसरो। खुसरो इसका विद्रोह करता है तो दोस्तों इसको ये मारा जाता है, फिर इसकी जहांगीर की जगह पर दोस्तों जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है वो शाहजहाँ बैठता है। दोस्तों जहांगीर के बारे में मैंने आपको बताया था, इसके इसके काल को स्थापत्य इस चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था और जो शाहजहाँ है शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता था और शाहजहाँ के जो पुत्र थे, शाहजहाँ को दोस्तों खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था, ये भी मैंने आपको बताया था। शाहजहाँ के जो पुत्र थे, जिसमें मैंने आपको बताया था एक सबसे सबसे बड़ा जो पुत्र था दारा शिकोह और एक था औरंगज़ेब और और इसके 2 पुत्र और थे दोस्तों जिनमें से एक का नाम था मुराद बख्श और मुराद बख्श था, एक शाह शुजा था। कौन था दोस्तों? एक तो एक तो इसका पुत्र अ, एक तो दोस्तों इसका पुत्र दारा शिकोह था। कौन था? दारा शिकोह और एक पुत्र था औरंगज़ेब और एक एक पुत्र था इसका शाह शुजा और एक का नाम था मुराद बख्श। लेकिन दोस्तों ये जो दारा शिकोह था और ये औरंगज़ेब ये आपस में भिड़ते हैं। सबसे पहले इनके दोनों के बीच जो एक युद्ध होता है धर्मट का युद्ध। इस युद्ध में दोस्तों धर्मट के युद्ध में औरंगज़ेब दारा शिकोह को हरा देता है। फिर इसके बाद दूसरा युद्ध होता है जिसका नाम था सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध में भी दारा शिकोह को औरंगज़ेब हरा देता है। इसी युद्ध में औरंगज़ेब अपना आगरा में राज्याभिषेक पहली बार करवाता है। फिर जो तीसरा युद्ध होता है देवराय का युद्ध दोस्तों, देवराय के युद्ध में भी दारा शिकोह को औरंगज़ेब पूरी तरीक़ा से मरवा देता है। इसमें इसको जब मर जाता है दोस्तों तो इसके बाद औरंगज़ेब दिल्ली की गद्दी पर दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाता है। इसलिए दोस्तों हम औरंगज़ेब के बारे में आपको पढ़ाने वाले थे, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था औरंगज़ेब के बारे में। कि औरंगज़ेब का जो शासनकाल था 1658 से लेकर 1707 तक इसका शासनकाल रहा था। यह दोस्तों जो कि ये एक सबसे क्रूरता इसकी जो छवि थी दोस्तों मुगल साम्राज्य में, तो जो कि एक क्रूरता ये क्रूर शासक था और एक कट्टर, यानी कि इसको कट्टर शासक भी कहा जाता था और इसको क्रूर भी शासक कहा जाता था। क्यों दोस्तों क्रूर इसको कहते थे? क्योंकि इसने अपने पहला पॉइंट तो दोस्तों इसने अपने भाइयों को मरवाया था। दारा शिकोह को दोस्तों दिल्ली की गद्दी को पाने के लिए इसने मरवाया था और दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि इसने बहुत सारे मंदिरों को तुड़वाया था। मंदिरों को तुड़वाया था इसने और इसने अपने पिता यानी कि शाहजहाँ को भी इसने बंदी बनवाया था। शाहजहाँ को बंदी बना के दोस्तों लाल किले में रखा था और बहुत सारे और इसने अपने सैकड़ों मंदिर तुड़वाए थे। शाहजहाँ को भी बंदी बनवाया था और देव यानी कि अपने भाई दारा शिकोह को इसने मरवाया था। इसी कारण से इसको बहुत क्रूर शासक कहा गया था और ये कट्टर क्योंकि ये दोस्तों इस्लाम में बहुत अ,
इस्लाम के प्रति प्रति ये हिती रहता था, बहुत इस्लाम के लिए, इस्लाम धर्म को बहुत मानता था, और यह हिंदू धर्म के लिए बहुत अत्याचारी था। इस प्रकार दोस्तों औरंगजेब के जो समय में विदेशी जो लोग आए थे, उनमें से सबसे पहला था थेवेनॉट, जो कि फ्रांसिस से आया था, फ्रांसीसी था। और दूसरा गोमल करेरी था, जो कि इटली से आया था। और तीसरा जॉन फ्रायर था, जो कि एक अंग्रेज था, यानी कि ये ब्रिटेन ब्रिटेन से आया था। इसके बारे में मैंने निर्माण के कार्य के बारे में आपको बता दिया था। औरंगजेब ने दोस्तों अपनी जो इसकी जो वाइफ थी, उसकी याद में इसने बीवी का मकबरा बनवाया था। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। आज औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया है, जिसका अभी नाम है संभाजी नगर। और निर्माण में जानते हैं कि इसने बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कि लाहौर में स्थित है। बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों, जो कि लाहौर में स्थित है। और दूसरा इसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कि लाल किले में स्थित है। ये दोस्तों लाल किला जो है कि दिल्ली वाला है, यह दिल्ली का लाल किला है, जो कि संगमरमर से बनी हुई थी। जो मोती मस्जिद थी, वो संगमरमर से बनवाई गई थी, जो कि दिल्ली के लाल किला में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 1679 में इसने पुनः जजिया कर लगवाया था। जब जजिया कर की बात करते हैं दोस्तों हम, तो मैंने आपको बताया था कि 1564 में अकबर ने इसको खत्म किया था। 1564 में इसने 1564 में अकबर ने जजिया कर को खत्म किया था। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, दत्तीज करके, जिसमें अकबर 1562 में दास प्रथा खत्म करता है। और 1563 में यह तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त करता है। और 1564 में यह जजिया कर को भी समाप्त करता है। ये दोस्तों कौन करता है? अकबर। ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, अकबर ने ये खत्म किया था, एंड किया था। लेकिन दोस्तों 1679 में ये औरंगजेब पुनः जजिया कर को लगवा देता है। और औरंगजेब के समय पर ही जाट विद्रोह हुआ था। औरंगजेब के समय पे ही दोस्तों जाट विद्रोह हुआ था, जो कि एक चूड़ामन जाट थे, चूड़ामन ने किया था, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। जाट विद्रोह दोस्तों जो हुआ था, वो मथुरा वाले क्षेत्र में जाट लोग हुआ करते, तो इस वाले क्षेत्र में हमेशा हमेशा से ही इसका औरंगजेब के साथ विद्रोह हुआ करता था। क्योंकि ये मथुरा और आगरा नज़दीक है, इसलिए जब नज़दीक है तो शक्तियाँ आपस में कहीं ना कहीं भिड़ेंगी। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इसका जो विद्रोह किया था गोकुल, एक जाट नेता थे गोकुल, उन्होंने 1669 में भी विद्रोह किया था। और एक जाट नेता थे जो राजा राम थे, जिन्होंने 1685 में भी विद्रोह किया था। इस प्रकार दोस्तों इसकी जो मृत्यु होती है औरंगजेब की, 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इस इसका जो मकबरा है संभाजी नगर, यानी कि, और इसका जो पुराना नाम था संभाजी नगर में का औरंगाबाद। इसका जो मकबरा है औरंगाबाद में स्थित है, संभाजी नगर में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में। इस इसके बाद दोस्तों हम जो स्टार्ट करेंगे वो आपका आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, आधुनिक भारत के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको जो पढ़ाया था, सबसे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था इतिहास के बारे में। स्टार्टिंग जब से किया था, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो प्राचीन काल था, प्राचीन जो इतिहास था, मैंने बताया था, जो कि अज्ञात से लेकर 711 एडी तक बताया था। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के बारे इतिहास के बारे में मैंने आपको बताया था 711 एडी से लेकर 1707 1707 तक।
फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था आधुनिक भारत, जो कि 1707 से लेकर अभी तक, अभी जो चल रहा है दोस्तों वो 1707 से लेकर अभी तक वो आधुनिक इतिहास है। ये मध्यकालीन भारत दोस्तों इतिहास, जो मध्यकालीन इतिहास है 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो वहीं पर ये मध्यकालीन इतिहास समाप्त होता है। लेकिन दोस्तों मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के बाद भी और शासक भी आए थे, जिनमें से जिनमें से जो दोस्तों नेक्स्ट जो शासक था बहादुर शाह प्रथम था। बहादुर शाह जो प्रथम था दोस्तों यह किसका बेटा था? ये दोस्तों औरंगजेब का बेटा था। औरंगजेब का बड़ा बेटा था। बहादुर शाह प्रथम का जो शासन रहा था 1707 से लेकर 1712 तक इसका शासन रहा था। और भी औरंगजेब के बेटे थे जिनमें से मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक एक मोहम्मद मोहम्मद आजिम था। मोहम्मद आजिम भी था एक। और दोस्तों इसका एक जो लड़का था, बेपुत्र था, जिसका नाम मोहम्मद मोहम्मद काम बख्श था। क्या था? मोहम्मद काम बख्श था। और एक था मोहम्मद अकबर, एक मोहम्मद अकबर था। और एक जो पुत्र था इसका मोहम्मद सुल्तान। लेकिन दोस्तों इनकी आपस में इनका आपस में युद्ध हो जाता है, जिसमें इन सब की मृत्यु हो जाने के कारण इसका जो बड़ा बेटा था बहादुर शाह प्रथम, जो कि 63 वर्ष का हो चुका था। ये 63 वर्ष की उम्र में यह दिल्ली पर बैठता है। ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, जो कि अपने भाइयों को युद्ध में हराने के बाद। इसलिए दोस्तों इसका शासन 1707 से लेकर 1712 तक रहा था। बहादुर शाह प्रथम की बात करते हैं तो यह एक वृद्ध शासक था, यानी कि दोस्तों ये 63 वर्ष का हो गया था उसके बाद शासक बना था, तो इसलिए इसको वृद्ध शासक कहा गया। और इसका जो एक उपनाम और है, इसको शाह बेखबर भी कहा जाता था। और दूसरा इसको शाह आलम प्रथम भी कहा जाता था। शाह बेखबर खबर इसलिए कहा जाता था क्योंकि दोस्तों ये बूढ़ा हो चुका था और एक आलसी था, इसलिए इसको कोई भी इसके इसके दरबार में क्या हो रहा है इसको कोई खबर नहीं लगती थी। कोई भी कुछ चीज घटना हो जाती थी वो पता नहीं चलती थी, इसलिए इसको कोई खबर लगती नहीं थी। इसलिए इसको बेखबर कहा जाता था, इसलिए इसको साहे बेखबर कहा जाता था। इसके बाद जब हम बात करते हैं इसका जो वास्तविक नाम था बहादुर शाह प्रथम का, वास्तविक जो नाम था इसका नाम था मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 1707 में इसने उत्तराधिकार के लिए एक युद्ध किया, जिसको जाजू के युद्ध कहा गया था। जाजू के युद्ध में यह अपने भाइयों को, यानी कि एक कामबख्श था, कामबख्श को हराता है, जो कि दोस्तों सिख सिख समुदाय के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह की मदद लेता है। उसके बाद यह दिल्ली की गद्दी पर बहादुर शाह प्रथम बैठता है। और दोस्तों कहा जाता है कि एक जूलियाना नाम की एक स्त्री थी, उसका भी इसको सहयोग मिलता है। वो भी और जूलियाना का एक भाई था, इन दोनों का इसको सहयोग मिलता है, जिसकी वजह से यह दिल्ली की गद्दी पर आ सका। इसीलिए इसने जूलियाना को एक उपाधि थी जिसका नाम है बीबी फिदवा। बीबी फिदवा की जो उपाधि दी थी इसने जूलियाना को दी थी। दोस्तों जूलियाना जो थी यह औरंगजेब के दरबार में एक टीचर नियुक्त होकर आई थी, जो कि बच्चों को पढ़ाती थी। उसी इसी पर इस इसके द्वारा ही दोस्तों इसको बहादुर शाह प्रथम को भी बहादुर शाह प्रथम को भी पढ़ाती थी। लेकिन दोस्तों जो ये है इसकी उम्र, जो जुलियाना की जो उम्र थी, इसी उसी उम्र का ये बहादुर शाह प्रथम भी था।
इसलिए दोस्तों इसको इसकी टीचर से प्यार हो जाता है, इसलिए इसकी जूलियाना प्रेमिका भी हो जाती है। इसीलिए जूलियाना इसकी सहायता करती है इसकी गद्दी को बचाने के लिए, दिलवाने के लिए। इसके बाद दोस्तों इसका जो पुत्र था, बहादुर शाह प्रथम का पुत्र आता है दिल्ली की गद्दी पर, जिसका नाम है जहांदर शाह। क्या नाम है? जहांदर शाह। जहांदर शाह का शासन जो दिल्ली गद्दी पर रहा था वो 1 साल तक रहा था, 1712 से लेकर 1713 तक। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो बहादुर शाह प्रथम था, बहादुर शाह प्रथम के दोस्तों 3 लड़के थे। कितने पुत्र थे? सॉरी 3 नहीं, 4 पुत्र थे। इसके 4 पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम था, ये खुद था जहांदर शाह, जो कि ये बड़ा पुत्र था, और एक का नाम था अजीम उस्सान। एक था अजीम उस्सान और तीसरा था रफी उस्सान, और दोस्तों चौथा जो चौथे का जो नाम था वो जहान शाह था। जब दोस्तों इसकी जहान बहादुर शाह प्रथम की जब मृत्यु हो जाती है तो इसके पुत्रों में एक संघर्ष होने लगता है, एक विद्रोह होने लगता है इस दिल्ली की गद्दी को पाने के लिए, जिसकी वजह से इसके जो पुत, ये इसका जो बड़ा पुत्र होता है जहांदर शाह, यह जहांदर शाह दोस्तों इसकी एक ईरान का अमीर था, जिसका नाम था जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां। दोस्तों ये ईरान का अमीर हुआ करता था जुल्फिकार खां, जो कि जहांदर शाह की मदद करता है इनको इनसे युद्ध करने में। तो दोस्तों जिसमें इनके इसके भाइयों की मृत्यु होती है। जब इसके भाइयों की मृत्यु हो जाती है तो ये जहांदर शाह खुद जो होता है 1712 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, जो कि 1712 से लेकर 1713 तक शासन करता है। और दोस्तों ये जहांदर शाह जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, यह उस टाइम पर 51 वर्ष का था। और दोस्तों जहांदर शाह को एक लंपट मूर्ख कहा जाता था। यह जो दिल्ली यह मुगल साम्राज्य का ऐसा शासक था जिसको लंपट मूर्ख कहा जाता था। लंपट मूर्ख इसलिए कहा जाता था इसको, क्योंकि यह अपने दरबार में, दोस्तों ये अपने दरबार में कभी भी नंगा नंगा आता था, कभी स्त्रियों के कपड़े पहन के आता था। और यह जहांदर शाह एक रंग रंगीन रंगीन मिजाज का एक बादशाह था, जो कि इसको रंगीन मिजाज कह सकते हो आप, अय्याश अय्याश टाइप का एक राजा था। इसलिए इसके दरबार में इसको सब लोग एक मूर्ख का कहते थे। इसलिए इसको दोस्तों एक लंपट मूर्ख कहा गया था। दोस्तों एक इतिहासकार रह चुके हैं आरबी स्मिथ। आरबी स्मिथ जो थे, इन्होंने इसको आरबी स्मिथ एक इतिहासकार रहे हैं जिनको दिल्ली की और मुगल साम्राज्य की बहुत बड़ी जानकार हैं। इन्होंने ही दोस्तों कहा था कि जो ये जहांदर शाह था, जहांदर शाह ने एक स्त्री से प्रेम किया था जिसका नाम था लाल कुमार। इस जहांदर शाह ने एक स्त्री से प्रेम किया था जिसका नाम था लाल कुमार। और दोस्तों ये लाल कुमार जो थी, यह औरंगजेब के टाइम से थी, और लगभग आप कह सकते हो ये जहांदर शाह की डबल एज की थी लाल कुमार। और लाल कुमार से दोस्तों यह शादी भी करता है, और शादी करने के बाद जो भी दिल्ली सल्तनत मुगल साम्राज्य की जो भी शक्तियां थीं उस टाइम पर, जो भी साम्राज्य चलाने वाली राजनीतिक शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां थी, वो सब इसने लाल कुंवर को दे दी थी। क्योंकि दोस्तों यह एक अय्याश टाइप का
शासक रहा था, इसलिए इसलिए इसका शासन ज़्यादा सालों तक टिका नहीं। इसके बाद इसकी जब मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो फिर इसकी मृत्यु होने का कारण था, मैं आपको बताता हूँ। इसके अगले साल जो दोस्तों इस शासक था, मुगल शासक जो था वो फर्रुखसियर था, जिसका शासन 1713 से लेकर 1719 तक चलता है। दोस्तों जी ये फर्रुखसियर जो था दोस्तों, इसका जहांगीर शाह का भतीजा था। और ये दोस्तों जो भतीजा था, ये फर्रुखसियर जो लड़का था, जो पुत्र था, वह अजीम उस्सान का था। किसका था? अजीम उस्सान। अजीम उस्सान का लड़का था। तो जो जहांगीर शाह अजीम उस्सान को जब एक युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ के युद्ध में दोस्तों अजीम उस्सान को जहांगीर शाह मार देता है। जो मैंने आपको बताया था, जिसका एक प्रधानमंत्री हुआ करता था, एक जो कि ईरान का अमीर हुआ करता था, जुल्फिकार खां। ये जो जुल्फिकार खां है, इसके द्वारा जब जुल्फिकार खां जब अजीम उस्सान को जब मार देता है सामूगढ़ के युद्ध में, तो इसका बदला लेने के लिए दोस्तों फर्रुखसियर इसको मार देता है, जहांगीर शाह को, यानी कि अपने चाचा जहांगीर शाह को फर्रुखसियर मार देता है। तो इसीलिए 1 साल तक इसका शासन चला था। उसके बाद 1713 से लेकर 1719 तक फर्रुखसियर शासन करता है। अब जो फर्रुखसियर की जब बात करते हैं, तो इसको घृणित शासक कहा गया था। इसका एक रीजन था दोस्तों, घृणित शासक इसलिए इसको कहा गया था क्योंकि इसने भी अपने भाइयों को मारा, अपने चाचा को मारा इसने। और इसने एक काम किया था कि इसने जो लक्ष्मण दास थे, जिनको बंदा बहादुर कहा जाता था, इनकी हत्या की थी। इसलिए दोस्तों इसको घृणित कहा गया था। आपको बता देता हूँ, ये जो बंदा बहादुर जो थे, यह जब सिखों के 10वें गुरु गोविंद गुरु गोविंद की जब दोस्तों अ, मृत्यु हो जाती है, तो गुरु गोविंद ने कहा था कि आप अब आ, अब सिखों का कोई गुरु नहीं होगा। अब वो सब लोग जो भी सिख हैं, वो गुरु ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ को ही अब सब मानेंगे। और जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जो थे, इनका एक सबसे प्रिय शिष्य था बंदा बहादुर। इसी की जो ये फर्रुखसियर हत्या करवाता है। जब हत्या करवा देता है, इसलिए इसको बहुत जनता इससे खिलाफ हो जाती है, तो इसलिए इसको घृणित भी कहा गया था। फर्रुखसियर के ही टाइम पर एक अंग्रेजों का शिष्टमंडल आया था, जिसे हम दल भी कहते हैं, दल या एक ग्रुप कह सकते हो। जब अंग्रेजों का एक शिष्टमंडल आता है, जिसके अध्यक्ष जो थे वो जॉन सेरेमन थे, जो कि भारत में आए थे ये लोग 1715 में। और इसमें इसी दल में एक डॉक्टर आया था साथ में, जिसका नाम था हैमिल्टन। दोस्तों यह अंग्रेज जब आए थे भारत में, तो ये प्लानिंग करके आए थे उस टाइम पर, जब 1715 में 1715 में यह जब भारत में आए थे, तो यह दोस्तों उस टाइम पर ये जो फर्रुखसियर था, यह बीमार चल रहा था। इसकी इसके फोड़ा निकल आया, तो इसके कमर में है ना सूजन थी, कमर में। उस टाइम पर इसके कमर में सूजन हुआ करती थी। तो उसका इलाज दोस्तों इसने हैमिल्टन ने किया। हैमिल्टन ने इसकी कमर का इलाज किया था, फोड़े का इलाज किया था, जिसकी वजह से यह जब यह सही हो जाता है, तो फर्रुखसियर उसकी खुशी में 1717 में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए एक घोषणा पत्र जारी करता है। जब दोस्तों फर्रुखसियर 1717 में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए घोषणा पत्र जारी कर देता है कि आप अब
व्यापार कर सकते हैं। इस तरीके से फर्रुखसियन ने बिहार और बंगाल को इस बिहार बंगाल दे दिया दोस्तों कि आप यहाँ पर अब व्यापार कर सकते हैं, मुक्त व्यापार कर सकते हैं, फ्री व्यापार कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था जहांगीर के टाइम पर दोस्तों एक अंग्रेज आया था, थॉमस रो। थॉमस रो को दोस्तों इसने थॉमस रो जो था थॉमस रो ने थॉमस रो को तो थोड़ा ही व्यापार करने के लिए जहांगीर ने कहा था, पर लेकिन इसने फर्रुखसियन ने तो पूरा मुक्त ही व्यापार करने के लिए घोषणा कर दी। इसीलिए दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो इसके वजीर थे यानी कि इसको जो किंग मेकर यानी बनाने वाले थे, राजा जो बनाने वाले थे, उनमें से एक ये हुसैन अली थे और एक अब्दुल्ला थे। यानी कि हुसैन अली खान ने और अब्दुल्ला खान ने दोस्तों इस फर्रुखसियर को दिल्ली की गद्दी पर बैठाला था। उस टाइम पर ये हुसैन अली खान जो था यह पटना का सूबेदार था और ये अब्दुल्ला खान जो था यह इलाहाबाद का सूबेदार था। ये दोस्तों अब्दुल्ला जो था यह बड़ा भाई था, ये हुसैन अली का बड़ा भाई था। इन्हीं दोनों को दोस्तों सैयद बंधु कहा जाता था, सैयद बंधु कहा जाता था। और इन्हीं सैयद बंधुओं ने ही इस फर्रुखसियर को दिल्ली की गद्दी दिलवाई थी और जिसमें सैयद बंधु को यह मरवाता है। इन्हीं यानी जो सैयद बंधु को ही श्रेय जाता है फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाने के लिए। जब दोस्तों सैयद बंधुओं को ये फर्रुखसियर प्रधानमंत्री बना देता है तो ये दोनों अपनी मनमानी करने लगते हैं। सैयद बंधु अपनी दिल्ली पर मनमानी करने लगते हैं, अपने डिसीजन खुद लेने लगते हैं। तो यह बात फर्रुखसियर को पसंद नहीं आई थी, तो फर्रुखसियर ने प्लानिंग बनवाया था कि इन सैयद बंधुओं की हत्या करवा दें। लेकिन दोस्तों इस सैयद बंधु ने क्या किया कि जो उस टाइम पर मराठा शक्ति दोस्तों उभर रही थी, तो मराठाओं से मिलकर दोस्तों इस फर्रुखसियर की गर्दन कटवा देता है। गर्दन कटवा देते हैं तो फर्रुखसियर की यहाँ मृत्यु हो जाती है। फिर दोस्तों ये जो सैयद बंधु होते हैं, सैयद बंधु बहुत चालकार थे, ये खुद नहीं दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। फिर मुगल में जो अगले शासक आए थे वो रफी उद दरजत, वो भी 1719 में, ये इन्होंने अच्छा शासन नहीं किया था दरजत ने, तो इनको हटा दिया सैयद बंधु ने। फिर उसके बाद रफी उद दौलत आए 1719 में। फिर उसके बाद 1719 में ही दोस्तों नैफसुगार शासक बना मुगल साम्राज्य का। सैयद बंधुओं ने तीन इन मुगलों को दिल्ली की गद्दी पर बैठाला, क्योंकि दोस्तों ये सैयद बंधु चालकार थे, क्योंकि अगर कोई बाहरी शक्ति आक्रमण करती है अगर दिल्ली पर, तो पहले राजा मारा जाता है, फिर बाद में जो भी डिसीजन लेता है फिर वो जो मारता है वो खुद बैठता है। इसलिए मरना नहीं चाहते थे, इसलिए प्रधानमंत्री इन्होंने अपना पद रखा और राजा इन दोनों तीनों को बनवाया। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो अगला जो मुगल शासक दिल्ली गद्दी पर बैठता है जिसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। जब दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला जब गद्दी पर बैठता है तो यह मोहम्मद शाह रंगीला ये जो सैयद बंधु थे, सैयद सैयद बंधुओं को हराता है और सैयद बंधुओं को हटा देता है दिल्ली से। क्योंकि दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला जो होता है वो चिनकिलिच खां की सहायता लेता है, जिसको आसफ जहां भी कहा जाता था। इसकी सहायता से इससे मिलकर सैयद बंधुओं को मरवा देता है, उनका खात्मा करवा देता है। ये चिनकिलिच खां जो आसफ आसफ जहां के नाम से भी जाना जाता था, इसी ने हैदराबाद की स्थापना की थी। इसी को ही आसफ जहां को हैदराबाद का संस्थापक कहते हैं। इसके बाद दोस्तों जो मोहम्मद शाह रंगीला ने एक काम किया उस कि इसने जजिया जो कर था, जजिया जो टैक्स था, इसको पूर्णतः खत्म कर दिया। जजिया कर को पूर्णतः
ख़त्म कर दिया था। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जजिया कर टैक्स के बारे में मैंने आपको बताया था सबसे पहले। जजिया टैक्स की बात, जजिया टैक्स के बारे में मैंने आपको दोस्तों बताया था, सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, जो कि दोस्तों सिंध प्रांत पर स्टार्ट किया गया था, जिसमें ये गैर मुस्लिम था, गैर मुस्लिम टैक्स था, यानी कि जो मुस्लिम ना हो, जो मुस्लिम ना हो उस पर यह टैक्स लगाया जाता था। और इसमें जजिया कर में एक ब्राह्मण और एक विकलांग और एक विधवा, इनको नहीं सम्मिलित किया गया था। इसके बाद दोस्तों ऐबक के शासन में आया चला था। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक क्या करता है दोस्तों, इसमें ब्राह्मणों पर भी लगा देता है, ये जजिया कर ब्राह्मणों पे भी लगवा देता है। फिर इसके बाद जब शासन में आता है अकबर, तो दोस्तों अकबर इसको खत्म करता है 1564 में। अकबर जब दोस्तों 1564 में इसको जब अकबर खत्म करता है, फिर इसके बाद जब शासन में आता है औरंगजेब, तो दोस्तों औरंगजेब क्या करता है, फिर से इसको लगा देता है। फिर अंतिम जो दोस्तों फिर अंत में आकर मोहम्मद शाह रंगीला इसको पूर्णतः खत्म कर देता है। फिर इसके बाद इसको कोई लगाता ही नहीं है। इसको दोस्तों पूर्णतः खत्म किया था जजिया कर को, वो मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था। यह भी एक दोस्तों रंगीला, जो मोहम्मद शाह रंगीला एक कमजोर शासक हुआ। कमजोर शासक होने के कारण दोस्तों यहाँ पर जो भी राजा थे, उन राजाओं ने अपने अपने अलग अलग राज्य स्वतंत्र घोषित कर लिए, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर दिल्ली सल्तनत एक सिमट कर, जो जो मुगल साम्राज्य था सिमट कर वह दिल्ली के आसपास ही रह गया था। उसके बाहर की जो शक्तियां थी, जो पावर थी, वो बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी। और यह जो मोहम्मद शाह रंगीला था, यह बिल्कुल कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से जो भी शक्तिशाली राजा थे उन्होंने अपने राज्य स्वतंत्र घोषित कर लिए। तो इसी के टाइम पर मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर जो बने स्वतंत्र राज्य थे, उनमें से दोस्तों हैदराबाद सबसे पहले था। मैंने बताया था चिनकलिश खां जो इसके संस्थापक थे, जिनको आसफ आसफ जहाँ के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो सबसे पहले हैदराबाद की स्थापना की थी, 1722 में इसकी स्थापना की। इसके बाद अवधि की स्थापना होती है, जो कि शहादत शहादत खां इसकी स्थापना करते हैं, यह भी 1722 में दोस्तों करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बंगाल, बंगाल की जो स्थापना करता है दोस्तों, वो मुर्शिद कुली खां करता है। यह भी बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लेते हैं मुर्शिद कुली खां। और मथुरा और भरतपुर के क्षेत्र को दोस्तों बदन सिंह नाम के एक राजा थे, वो इसको स्वतंत्र कर लेते हैं। मथुरा भरतपुर के क्षेत्र को बदन सिंह अलग घोषित कर लेते हैं। इसी के टाइम पर दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर 1737 में दिल्ली पर आक्रमण करते हैं बाजीराव प्रथम। दोस्तों बाजीराव जो प्रथम थे, बाजीराव प्रथम मराठाओं को फैलाने का काम किया था। मराठा जो साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य को फैलाने का जो काम किया था दोस्तों, वो किया था बाजीराव प्रथम ने। थोड़ा आपको बता देता हूँ इसके बारे में, मराठा साम्राज्य के बारे में। दोस्तों जो बाजीराव प्रथम थे, यह इतने शक्तिशाली थे और इतने डेडिकेटेड थे दोस्तों। यह कम से कम 20 लगभग में 20 साल दोस्तों इन्होंने युद्ध किया था। 20 साल इन्होंने युद्ध किया था बाजीराव ने। और इन्होंने मराठा साम्राज्य को दक्षिण में इतना विस्तारित कर लिया था, इसकी दोस्तों बहुत प्रसिद्धियां बढ़ गई थी। बाजीराव प्रथम की बहुत सारी प्रसिद्धियां बढ़ी। इन प्रसिद्धियों को दोस्तों कहीं ना कहीं मोहम्मद शाह रंगीला को पता चला, और मोहम्मद शाह रंगीला इनके बारे में जानना चाहता था। जो मोहम्मद शाह रंगीला जो शासक था मुगल साम्राज्य का, यह इनके बारे में जानना चाहता था। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया कि एक चित्रकार को बुलाया था और एक चित्रकार से इनका चित्र बनवाया था। और इस चित्र को देखकर मोहम्मद शाह रंगीला डर गया था। इतना इतना बेहतरीन चित्र था, इतना
शक्तिशाली चित्र दिख रहा था, जिसको देखकर ये मोहम्मद शाह रंगीला डर गया और सोचता है कि अगर इस तरीके का कोई भी शासक अगर आता है, अगर युद्ध छेड़ता है, तो उसको जो मांगता है वो दे दिया जाए। और ये बाजीराव प्रथम दोस्तों थे, यह पेशवा हुआ करते थे मराठा साम्राज्य के। पेशवा कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो ये प्रधानमंत्री का एक पद हुआ करता था, पेशवा। तो दोस्तों जब ये बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण करते हैं तो मात्र अपने 500 सैनिकों के साथ दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, और जो कि एक तरीके से बहुत शक्तिशाली सैनिक थे। और यह यहाँ पर दिल्ली पर आते हैं और आक्रमण करते हैं, तो बहुत सारा यहाँ से धन जवाहरात ले जाते हैं। बहुत सारी दिल्ली को लूट की थी। लूटने के बाद ये बाजीराव जब प्रथम वापस हो जाते हैं। इसके 2 साल बाद दोस्तों 1739 में दिल्ली पर फिर से आक्रमण होता है। वो आक्रमण नादिर शाह करता है, जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। नादिर शाह जो आया था दोस्तों, वो ईरान से आया था। यह ईरान से जो आया था दोस्तों नादिर शाह, इसने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 में, जो कि दिल्ली से कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस और 17 करोड़ के जवाहरात लेके यहाँ से जाता है। तो दोस्तों यह ईरान जाता है तो बहुत सारा जवाहरात लेके जाता है। और ये दोस्तों जो कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। यह आंध्र प्रदेश के गोंड गोंड जो दोस्तों गोलकोंडा खान थी, आंध्र प्रदेश की गोलकोंडा खान, गोलकोंडा खान से कोहिनूर हीरा तराशा गया था, निकाला गया था दोस्तों। इसी को फिर अलाउद्दीन खिलजी, जो कि दिल्ली सल्तनत के थे, दिल्ली सल्तनत के जो शासक था एक अलाउद्दीन खिलजी, वो दोस्तों दक्षिण में एक अभियान पे जाता है, जो कि वहाँ के शासक बारंगल में जाता है। बारंगल के एक शासक जो हुआ करते थे, वो अलाउद्दीन खिलजी को ये कोहिनूर हीरा देते हैं। फिर यह दिल्ली सल्तनत से मुगल साम्राज्य में रहता है ये कोहिनूर हीरा, जो कि शाहजहाँ शाहजहाँ के टाइम पर दोस्तों, ये शाहजहाँ जो कोहिनूर हीरा को था वो मयूर सिंहासन में लगा जड़वा देते हैं। ये मयूर सिंहासन को ही दोस्तों तख्ते ताउस कहा जाता है। तो ये तख्ते ताउस को पूरा ले जाता है। जो नादिर शाह था वो तख्ते ताउस को भी ले जाता है और 70 करोड़ के जवाहरात को भी यहाँ से ले जाता है। इसके बाद दोस्तों जो थी, हाँ फिर बाद में दोस्तों जो सिखों में दोस्तों एक जो राजा रणजीत सिंह थे, ये कुछ अपनी संधियों के साथ इसको कोहिनूर हीरा को वापस लाते हैं भारत में। इसके बाद जो मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो नेक्स्ट मुगल काल के जो राजा हुआ करते थे, वो दोस्तों ये मान लो कि दिल्ली जो थी उस पे मुगल साम्राज्य जो था वो दिल्ली के आसपास ही तक रह गया था, सिमट कर बिल्कुल बहुत कम हो चुका था। इसके बाद जो शासक आए थे वो बहुत ही कमजोर हुआ करते थे, उनमें वो ज्यादा शक्तिशाली भी नहीं हुए थे। इसलिए जो नेक्स्ट जो शासक आया था जिसका नाम था अहमद शाह, 1748 से 1754 तक शासन करता है। इसके बाद जो शासक आया था आलमगीर तुर्की, जो 1754 से लेकर 1759 तक शासन करता है, जिसको अजीजुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों एक शासक आता है मुगल साम्राज्य का नेक्स्ट, जो शाह आलम द्वितीय। इसका शासक 1760 से लेकर 1806 तक था, और जो कि तीसरा सबसे लंबा शासनकाल था। सबसे पहले जहाँ अकबर का शासनकाल लंबा था, फिर औरंगजेब का, और फिर उसके बाद शाह आलम द्वितीय का। शाह आलम द्वितीय का तीसरा सबसे लंबा शासनकाल रहा था। आपको बता देता हूँ इसी के जो इसके टाइम तक दोस्तों जो अंग्रेज हुआ करते थे, अंग्रेजों ने पूरी तरीका से अपना शासन यहाँ पर संभाल लिया था। क्योंकि दोस्तों जो युद्ध आपको बता देता हूँ कि
आलमगीर द्वितीय के टाइम पर 1757 में 1757 में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो जिसमें अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अंग्रेज जो था, जो सेनापति था, वो दोस्तों अ, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहा था 1757 में, जो कि यह युद्ध जीतता है। फिर 1764 में आता है। 1764 में दोस्तों जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी में से जो अंग्रेज हुआ करता था, जिसका नाम था मुनरो। मुनरो दोस्तों इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, जिसमें ये शाह आलम द्वितीय थे और अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और मीर कासिम आपके बंगाल के राजा हुआ करते थे। इन तीनों की शक्तियों को दोस्तों 1764 में बक्सर के युद्ध में 1764 में बक्सर का युद्ध जो हुआ था, उसमें इन तीनों राजाओं को हराता है। इसके बाद जो अंग्रेजों की जो प्रशासनिक बहुत अच्छा तरीका से यहाँ पे चलने लगा था। इससे पहले बस ये व्यापार के लिए ये लोग इससे पहले जो व्यापार के लिए इनको व्यापार करने के लिए छूट दी गई थी, लेकिन ये फिर इसके बाद ये युद्ध करने के बाद इन्होंने अपने यहाँ पर शक्तियाँ बढ़ा ली। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट मुगल शासक थे और जिनका नाम अकबर द्वितीय था, ये तो दोस्तों पेंशन पर आ गए थे, अपनी पेंशनों पर आ गए थे। इनके पास इतनी शक्तियाँ भी नहीं थी कि युद्ध कर लें। फिर इसके बाद ये पेंशन पे आ जाते हैं। ये सेकंड यानी द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह थे, जिनका शासन 1806 से लेकर 1837 तक चला था। ये अपनी इनकी अंग्रेज पेंशन एक बार बंद भी कर देते हैं, जिनकी पेंशन को बचाने के लिए राजा जो राम मोहन राय थे, उनको यह ब्रिटेन भेजते हैं अकबर द्वितीय। फिर राजा राम मोहन राय जो थे, जब राम मोहन राय ये ब्रिटेन से वापस आते हैं, तो इनको अकबर द्वितीय एक उपाधि देता है, राजा राम मोहन राय। तो यह पेंशन छुड़ाने का इनका काम करते हैं। राजा राम मोहन राय दोस्तों वही हैं जो कि सती प्रथा का एंड करेंगे 1829 में। बहुत सती प्रथा को लड़ने में बहुत सारा योगदान अपना देंगे। इसके बाद अंतिम जो मुगल सम्राट था, वो जिसका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसका शासन चला था 1837 से लेकर 1857 में। यह तो दोस्तों सिर्फ दिल्ली में ही शासन, दिल्ली बस नाम मात्र का शासन था। यह अंग्रेजों की सब कठपुतली हुआ करते थे, कठपुतली बन गए थे अंग्रेजों ने दोस्तों इसको, जब ये बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, इनको 1857 की क्रांति के बाद क्रांति में ही इनको कैद कर लिया गया था, क्योंकि यह बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे, इसका नेतृत्व संभाल रहे थे, लीडर थे, 1857 की क्रांति के लीडर थे। इसलिए अंग्रेज क्या करते हैं कि इनको कैद कर लेते हैं और कैद करने के बाद रंगून यानी कि म्यांमार में भेज देते हैं, जिसका म्यांमार का पुराना नाम जो था बर्मा था, वहां पर इनको भेज देते हैं। दोस्तों इस टाइम पर जब यह जो था बहादुर शाह जफर द्वितीय है, हुमायूं के मकबरे में छिपा था, अपने 100 सैनिकों के साथ हुमायूं के मकबरे में छिपा था, लेकिन इसको खोज निकालते हैं अंग्रेज और यहाँ पर इसके बेटों को दोस्तों ये खड़े कर कर गोली से उड़ा देते हैं, गोली से मारते हैं इसके बेटे को, बहादुर शाह जफर द्वितीय के, जिससे कि आगे चलकर इसके बेटे हमारी अंग्रेजों की यानी कि बगावत नहीं कर सकें। इसीलिए बहादुर शाह जफर द्वितीय के बाद यहाँ पर मुगल काल मुगल वंश खत्म हुआ, एंड हो गया था। इसके बाद जो अंतिम सम्राट था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, और इनकी जो कविताएं लिखी लिखी जाती थी, वो जफर नाम से लिखी जाती थी। इनके एक दरबारी कवि हुआ करते थे, जिनका नाम था मिर्जा गालिब। जब वो बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून भेज दिया गया था, तो वहां पर इसकी मृत्यु 1862 में हो जाती है। एक बीमार हो गया था, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी 1862 में। इस तरीके से दोस्तों हमने मुगल वंश यहाँ पर पूरा पढ़कर समाप्त कर लिया। दोस्तों यहाँ पर हमारा मुगल वंश एंड हो गया है। और अगर यह वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं आप वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।